इस नवंबर आपके पसंदीदा वक्ता और यूट्यूबर्स मिलेंगे एक ही जगह, जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 में 7, 8 और 9 नवंबर। जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें। आप मिल सकते हैं गौरव आर्य, राजीव नारायणन, आदि अचिंत, अजय रैना, मीनाक्षी जैन, एक्स मुस्लिम साहिल, तहसीन पूनावाला, कंचन गुप्ता और 100 से अधिक वक्ता से। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। आपकी मदद से 40% धनराशि पूर्ण हो चुकी है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और आपके सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम बनेगा और एक सफल कार्यक्रम होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए स्क्रीन पर दिया QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं रवि सिंह जी चौधरी। अब आपको ध्यान हो, रवि सिंह जी के साथ में हम पहले कुछ विषयों पर चर्चा कर चुके हैं और इन विषयों पर जो चर्चा हुई थी मेरे विचार से चाणक्य के ऊपर चर्चा की थी हमने, चाणक्य नीति के ऊपर। आज इसी प्रकार का एक विषय लेकर रहे हम रवि जी से मिल रहे हैं और रवि जी ने एक शोध किया है। एक जीन शार्प की एक किताब है और वो कहते हैं 198 मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन, और उसी में एक विषय आता है कि 198 मेथड्स ऑफ रिजीम चेंज। अब रिजीम चेंज जो है वो आजकल आप देख रहे हैं जिस प्रकार से अमेरिका हरकतें कर रहा है भारत के साथ में, आज से नहीं, बाइडेन इरा से ही कर रहा है और अभी भी ट्रंप ने उसको कंटिन्यू किया है। तो बात यही आती है, लोग कहते हैं कि साहब ये तो रिजीम चेंज करना चाहता है। तो यदि मोदी जी को हटाना है इसको, तो ये जो 198 मेथड्स हैं वो क्या है, भारत में कैसे लागू हो सकते हैं, जो अभी तक कार्य हुए हैं उसमें कैसा क्या किया है, तो ये बात आज हम करेंगे रवि सिंह जी से। जी रवि जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जब मैंने ये टॉपिक छेड़ा मतलब अपने सेम एज ग्रुप के साथ, तो उन्होंने पहला प्रश्न किया वाई, ऐसा कर ही कोई क्यों रहा है, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो थोड़ा सा मैं इसको समराइज कर दूं तो बेसिकली यूएस को जो हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो परपेचुअल इंपेरियल इंजन है, जिसको सिर्फ ग्लोबल हेजेमनी से मतलब है, अपने डोमिनेंस को मतलब मेंटेन रखने से मतलब है, उसे कोई मोरालिटी, उसे कोई ह्यूमन राइट्स, उसे कोई डेमोक्रेसी से मतलब नहीं। तो हाँ, सरकारों को बदलती उसको भी है। वो टूल की तरह यूज करता है, राइट, डाउन राइट, स्लाइडिंग ऑफ डेमोक्रेसी को, या फिर आपके राइट, ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल। इनको सबको टूल की तरह यूज करता है। तो संप्रभुता को नष्ट करने का एक तरीका आज के टाइम में ह्यूमन राइट्स ही है कि किसी एक सोवरेन नेशन के अंदर इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस जब करना चाहेंगे तो आप ह्यूमन राइट्स बोल करके आते हैं। लेकिन सद्दाम हुसैन के केस में आप देखते हैं तो एक डिक्टेटर को पहले यूएस सपोर्ट करता है, आप ध्यान से कभी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। वहां पर जो भी उनकी पपेट गवर्नमेंट होती है या जो उनकी बातें सुनता है उनके अनुसार ट्रेड करता है, या जो प्रो सोवियत नहीं है उनके साथ वो आते हैं। तो रिजीम चेंज सीधे सीधे तौर पर यह है कि स्ट्रैटेजिकली जो उनके साथ है उसके लिए वो काम करते हैं, जो उनके साथ नहीं है उसके रिजीम चेंज ऑपरेशन पे वो आगे बढ़ते हैं। अब पुराना तरीका तो था कि मिलिट्री कूप कर दिए, दूसरे तरीके से आप सरकार एक बदलते थे, गिराते थे। लेकिन अगर ऑलरेडी कहीं डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है जिसकी एक लेजिटिमेसी है, लेकिन रिजीम चेंज वहां पे जहां पे ऑलरेडी एक डेमोक्रेसी है, एक लोकतांत्रिक सरकार है जिसको इलेक्टोरल प्रोसेस से, इलेक्शन से जनता ने चुना है, वहां पर टॉप टू डाउन अप्रोच रिजीम चेंज नहीं किया जा सकता। उसमें हम करते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच। अब बॉटम टू टॉप अप्रोच क्या है कि पहले लेजिटिमेसी को खत्म करना, लोगों में अविश्वास पहले पैदा करना। आप सीधे तौर पर सरकार को नहीं हटा सकते। तो मैं क्या कर रहा था कि सारे इवेंट्स को पहले मैं देख रहा था, चाहे वो शाहीन बाग है, चाहे आप फार्मर्स प्रोटेस्ट देख ले, या बांग्लादेश का जो भी रिजीम चेंज एक्चुअल में रिजीम चेंज हो गया उसे देखते हैं, तो सब में
ये जो तरीके अपनाए गए ये सारे 198 मेथड्स में आते हैं, एक भी उसके बाहर नहीं है। मतलब इतना अच्छे से ये डिजाइन किया गया है। और इस इंस्टीट्यूशन का आप नाम देखिए, इन्होंने नाम रखा है अल्बर्ट आइंस्टीन इंस्टीट्यूट, हम्म। जो रिसर्च फैसिलिटी है जो सरकारें गिराने का काम करती है। और सरकारें गिराने का काम सीधे तौर पे तो वो कर नहीं सकते। पहले वो क्या करेंगे कि हम डिक्टेटर को हटा रहे हैं। पहले ये साबित करना बहुत आवश्यक है कि सामने वाला डिक्टेटर है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर 198 मेथड्स में कुछ मेथड्स का मैं नाम लूं तो एक मेथड आता है सिविल डिसोबीडियंस, जो हम तुरंत इस नाम को सुनते ही गांधी जी को, महात्मा गांधी उनको याद करने लगते हैं, दांडी मार्च को याद करने लगते हैं। तो मेरी ये भी क्यूरियोसिटी जगी कि क्या ये 198 मेथड रिसेंट है या गांधी जी के पहले की बात है। क्योंकि अगर रिजीम चेंज की बात हो रही है तो ये कोई नया टूल किट नहीं होगा, ये कई सालों से, कई दशकों से प्रयोग में होता आ रहा होगा। तो ऑलरेडी डेविड थॉरो करके एक थिंकर हुए 1850-60 के करीब, जिन्होंने ये हम्म। थीम दी थी सिविल गा, डिसोबीडियंस, जिस गांधी जी बड़े यस, प्रभावित थे उनसे, हाँ? और उस बुक को हम्म। उनको साउथ अफ्रीका में किसने दिया, वहां पर वो बुक पढ़ते हैं। और दूसरा लियो टोल्स्टॉय का जो मेथड है, जो बेसिकली क्रिश्चियन अहिंसा, जो नॉन वायलेंस की बात करता है कि एक गाल और दूसरे गाल का जो कॉन्सेप्ट है, ये भारतीय अहिंसा से ना आकर के क्रिश्चियनिटी से आता है कि देखो अगर तुम प्रतिकार नहीं करोगे तो जीसस की तरह तुम्हारी बेसिकली छवि बन रही है, और एक अगर एक्चुअल क्रिश्चियन है, रियल क्रिश्चियन है, तो तुमको मारना, वो तुमको प्रताड़ित करना बंद कर देगा। तो इससे दो चीजें वो प्रूफ कर रहे थे अंग्रेज कि देखो हम तो असली क्रिश्चियन भी हैं और नॉन वायलेंट मीन्स को भी हम समझते हैं। तो ये प्रीडेट्स गांधी जी। ये जो दो मेथड की मैं बात कर रहा हूँ कि एक लियो टोल्स्टॉय की आइडियोलॉजी है और एक डेविड थॉरो की आइडियोलॉजी है। और ये मूल में आता है आपके 198 मेथड में कि लेजिटिमेसी किल करो। अब कैसे किल कर सकते हैं? तो सरकार कुछ संस्थानों के माध्यम से चलती है। इसके साथ में उस जॉन रस्किन का भी बड़े वो फॉलोअर थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो रशियन मेथोडोलॉजी और यूएस के मेथोडोलॉजी पढ़ ही रहे थे। तो भारतीय मेथोडोलॉजी उस समय उस तरह उतनी प्रचलित नहीं थी। तो जीन शार्प क्या करते हैं, ये प्रॉपर जो एरा है, जो मिलिट्री कूप का, पोस्ट मिलिट्री कूप एरा की बात है, ये पूरा कंपाइल करते हैं कि पूरे दुनिया में जितने भी सरकारें गिरी हैं, बदली हैं, वो किस तरीके से बदली है, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है। उसमें पहला होता है कि युद्ध जरूर होता है ताकि इकोनॉमी डाउन होती है। तो अब देखिए भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है, अब ऑपरेशन सिंदूर इतना जल्दी समाप्त हो जाता है, इसका इकोनॉमिक जो प्रभाव है, इंपैक्ट है, वो उतना पड़ता नहीं है। तो रिजीम चेंज में सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि सरकार कमजोर हो जाए, सरकार की इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी बहुत डाउनफॉल में जाए और लोगों में गुस्सा पनपे, तभी आप उस प्लेग्राउंड में इस रिजीम चेंज को खेल सकते हैं। यदि बुरी स्थिति नहीं है देश की, तो यहां पर वो मेथड्स आप नहीं अप्लाई कर पाते। तो बांग्लादेश में बेसिकली उसकी इकोनॉमी डाउनफॉल में थी एक्चुअली, और बेरोजगारी भी थी एक्चुअली, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो वो ग्राउंड बनता है आपका रिजीम चेंज का। तो और रिसेंट जो इवेंट आप देखते हैं राहुल गांधी का, कि इलेक्टोरल प्रोसेस पे बेसिकली आक्षेप लगाना, उस इंस्टीट्यूशन पे आक्षेप लगाना, तो ये भी एक मेथोडोलॉजी होती है इस मेथड में कि जो भी संस्थान है, जिस संस्थानों के माध्यम से देश चल रहा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो ये इलेक्टोरल प्रोसेस हो, पहले ईवीएम पे हो रही थी, हम्म। बाद में संस्थान पे ही होने लगी, राइट? ठीक है। दिस इज द एक्चुअल मोडस ऑपरेंडी जो उसमें पूरे अच्छे से मेंशन है, और मुझे कोई ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये डॉक्यूमेंट जैसे ही हाथ लगी, क्योंकि मेरे एक सीनियर है, उन्होंने कहा कि तुम केजरीवाल को ट्रैक करो कि इसका राइज कैसे हुआ था, हु वाज मैन बिहाइंड दैट। तो तुमको कहीं ना कहीं ये अल्बर्ट आइंस्टीन का जो पूरा इंस्टीट्यूशन का जो मेथड, मोडस ऑपरेंडी, ये दिखाई देगा। क्योंकि 22 से 25 कैमरा अन्ना हजारे के मूवमेंट में ऑलरेडी आ जाते हैं शुरू में ही।
मतलब अभी मूवमेंट ने पकड़ा नहीं है थीम, तब भी बहुत सारे कैमरा आ जा रहे हैं। और ये मैग्सेसे अवार्ड कहाँ से मिल रहा है, इसको तुम देखो, क्योंकि ये रॉकफेलर का फंडेड अवार्ड है, जिसको एशिया का नोबेल ये कह रहे हैं। तो लेजिटिमेसी समाप्त करना है गवर्नमेंट की, तो उसकी लेजिटिमेसी समाप्त करने के लिए एक ज्यादा लेजिटिमेट व्यक्ति को भी सामने आना पड़ेगा, जो ऑलरेडी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, अवॉर्डेड है, जिसको जिसकी हर जगह पूछ है, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो सकता है मोहम्मद यूनुस की तरह, राइट, बहुत बड़ा थिंकर, नोबल लॉरिएट हो सकता है, और बल्कि नोबल प्राइज भी दे रहे हैं ये साइंस डोमेन को अगर छोड़ दें, चाहे वो नोबल पीस हो। ये सारा ये है कि एक व्यक्ति को पहले महान बनाओ, ये उसके लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस, ये तो तीनों पॉलिटिकल प्राइजेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपके इस मेथोडोलॉजी में जो बोला जाता है कि प्रतिकार करेगा कौन, वो ऐसे व्यक्ति को करना है जो ऑलरेडी अवॉर्डेड है, ऑलरेडी वेल रिकॉग्नाइज्ड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसे व्यक्ति को आपको कैंपेन में आगे लाना है, ताकि लोगों में एक, मतलब भारत में यदि सचिन तेंदुलकर आ जाए बेसिकली, ठीक है, हम्म, हम्म, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ये उस मेथड का पार्ट होगा, राइट। कोई भारत रत्न आ जाए, तो अवार्ड वापसी गैंग का भी जो कुछ साल पहले जो स्टार्ट हुआ था, ये भी इसी मैनुअल का पार्ट है, कि आपको अवार्ड्स को मॉक करना है, आपको लौटाना है अवार्ड्स, आपको सिग्नेचर कैंपेन करना है, ये भी उसी डॉक्यूमेंट का पार्ट है। हम्म। तो इस समय जो स्थिति है, उसको देख के आपको क्या लगता है कि ये जो, वैसे जो ये 198 हैं, इसमें कौन से प्रिंसिपल मेथड्स हैं, ये आप बताएंगे? जी और बिल्कुल आज सर। के युग में कौन से लागू हो सकते हैं, क्योंकि 198 तो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पिछले, मान के चलिए 150 साल का पूरा कंपाइलेशन है, तो बहुत सारे तो लोगों को पता है, जैसे कि रोड जाम करना, बेसिकली कई महीनों तक जाम करना, ठीक है, शाहीन बाग की तरह। शाहीन बाग की तरह। पर उसका पर्पस ये है कि एक पॉइंट के बाद जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो वायलेंस का जैसे ही यूज करेगी, उस समय आपको वो कैरेक्टर असैसिनेशन करना है, उस समय तक का आप वेट करो। तो बहुत लोग जो क्लेम कर रहे थे कि कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है गवर्नमेंट, तो इट्स लाइक पार्ट ऑफ दैट प्लान कि एक्शन लेगी तभी वो फिर नेक्स्ट स्टेप करते कि देखो गवर्नमेंट डिक्टेटर हो गई है, गवर्नमेंट हमें बोलने का मौका नहीं दे रही है। और ये मेथड ये भी कहती है कि मीटिंग्स में मत जाओ, मतलब प्रोटेस्ट करो, और समाधान के लिए अगर कोई मीटिंग बुलाया जा रहा है तो उसमें भी मत जाओ, क्योंकि सॉल्यूशन से तो फिर प्रोटेस्ट समाप्त हो जाएगा, डिस्कशन से तो समाप्त हो जाएगा। तो इसको तुम कंटिन्यू कैसे करोगे, क्योंकि हमारा पर्पस रिजीम चेंज है, हमारा पर्पस प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, हमें प्रॉब्लम्स को पकड़ना है, वॉकआउट्स करना है। ये भी इसमें 198 मेथड में, पार्लियामेंट में जैसे आप देखिए, कोई भी मुद्दा आप सोशल मीडिया पे उठा रहे, पार्लियामेंट में नहीं उठा रहे, राइट। हम्म, आपके पास जो वैलिड मीन्स है उसका तरीका आप नहीं अपनाएंगे, आप बाहर बोलेंगे। आप 198 मेथड में अगर बोले, मीडिया जो है, जो बेसिकली मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर हो, आज के टाइम में सोशल मीडिया, टेक्निकली यूट्यूब चैनल्स, ब्लॉग्स, कारवान जैसे मैगजीन, और भी कई जो इंटरनेशनली फंडेड जो भी हम देखते हैं न्यूज एजेंसीज हैं, तो वहां से अ, ये बाहर बोले गए वॉइसेस को शह देना, उसका सपोर्ट करना। और कोई भी इंस्टीट्यूशन के मेथड से अपनी बात को नहीं रखना, जो बेसिकली डिजाइंड मेथड है। अब जैसे इलेक्शन पे ही हमें आरोप लगाना है, तो 45 दिन का आरोप में आप लगा सकते हैं, 45 डेज में, कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम, बट 2 साल बाद, 3 साल बाद, बेसिकली इट्स ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, कि आप संविधान से बाहर जाकर के एक दूसरा तरीका अपना रहे हैं। और मेथड यदि आप देखें तो मॉक अवार्ड्स मैंने बोल दिया, ग्रुप लॉबिंग है, मॉक इलेक्शंस है, इलेक्शंस को ही बेसिकली डिलेजिटिमाइज कर देना, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज है, रूड गेस्चर्स है, उंगली दिखाना, धमकी देना, मतलब एकदम बोल्ड लगना कि देखो ये फियरलेस है, ये डिक्टेटर के खिलाफ बहुत आसानी से बोलता है। और मैं लोगों को बताना चाहूं कि डिक्टेटर, अगर डिक्टेटर होता है तो बोलने नहीं देता है। अब मैं झारखंड से हूं, हमारे बगल में एक राज्य है, हमें पता है कि डिक्टेटरशिप क्या होती है, राइट। तो यहाँ पर रूड गेस्चर्स जो है एक एक तरीका होता है, हॉन्टिंग ऑफिशियल्स। आप देखेंगे अभी ट्विटर पे
कुछ टॉप ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल थे जिनको बेसिकली ट्रोल किया जा रहा था, राइट? हाँ। तो जी, तो ऑफिशियल्स को हॉन्ट करना, पीछे पड़ जाना, ये भी उस मेथड में है। तो क्योंकि ये पिलर ऑफ इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, सिर्फ इलेक्टोरल या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, ब्यूरोक्रेसी को भी आपको बेसिकली टारगेट करना है, जो भी लेजिटिमेसी देती है हम्म। सरकार को, उन उन सारे को आपको मॉक करना है। परफॉर्मेंस, प्लेज एंड म्यूजिक, जो शाहीन बाग में बहुत गलत तरीके से आप देखिएगा, एकदम भद्दे रूप में डांस हो रहा है, साउंड बेसिकली क्रिएट करना। क्योंकि आप मेंटल परसेप्शन या मेमोरी आप कैसे बनाओगे? कोई एक्टिविटी करके। तो थिएटर करके, प्ले करके, साउंड निकाल करके, रूड गेस्चर्स दे करके, ये जो है आपका तरीका है जिससे आप बेसिकली लोगों के दिमाग में जगह बनाते हैं। बाइक्स का प्रयोग करना, फ्यूनरल्स को मॉक करना, मीटिंग्स को ही प्रोटेस्ट कर देना, स्टूडेंट स्ट्राइक ये तो बहुत पुराना है, डिसोबीडियंस ऑलरेडी है, बॉयकट जो भी लगता है इन्हें। अब देखिएगा, अब कोई मैकडोनल्ड्स और यहाँ पैलेस्टीन के जैसे समर्थक हैं, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हम यूएस बैक्ड या इजराइल बैक्ड जो भी इंडस्ट्री है उसको हम बॉयकॉट करेंगे, राइट? तो जो भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से लगता है कि ये अडानी अंबानी की सरकार है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज है उसको मॉक करना, उसके प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना और उसमें फॉल्ट लाइन ढूंढना। अब जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी यदि आप देखेंगे तो पूरा जो वाक्य है वो इसलिए है कि गवर्नमेंट का नाम किससे जोड़ा जाता है उसके पीछे पहले पढ़ो। तो ये भी उस मेथड्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ब्लैक लिस्टिंग करेक्ट। है। अभी एक बार देखिएगा, एक पत्रकारों की लिस्ट आई थी, 100 पत्रकारों की एक लिस्ट आई थी कि हम इनको बॉयकॉट करते हैं, राइट? हाँ 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 राइट। हाँ। तो बिल्कुल। ये भी उसी मेथोडोलॉजी का पार्ट है। तो लोगों को शुरू में लगता है कि रिजीम चेंज हो रहा है तो क्योंकि डिक्टेटर बैठा है तो हमारा भला होगा, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा रिजीम चेंज में जो बाद में आता है वो ऑलरेडी लेसर या अनडेमोक्रेटिक होता है। मतलब रिजीम चेंज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा करके करने का प्रयास किया जाता है। तो सिर्फ ब्लेम गेम होता है कि ये सरकार ये नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है, हमारे साथ ऐसा करिए। कोई भी ऑल्टरनेटिव सजेशंस या सॉल्यूशंस नहीं देते। उनका पूरा मोडस ऑपरेंडी ये होता है कि सिर्फ अटैक करना है। अब ये जो लाइन है कि सूट बूट की सरकार है, ये लाइन कहां से आते हैं, मतलब प्रैंक्स कहां से आते हैं, ये भी इसी मेथड का पार्ट है कि आपको ये बताना है कि ये जो लीडर है रूलिंग गवर्नमेंट का, ये मतलब कैसा है, ये लोगों का ध्यान नहीं देता, ये बस पर्सनल ब्रांडिंग में अपना ध्यान देता है। तो ये भी, ये मॉक करना, ये भी उस चीज, उस मोडस ऑपरेंडी का ये पूरा पार्ट है। पुराने में फार्म वर्कर्स स्ट्राइक, पीजेंट स्ट्राइक, इंडस्ट्री स्ट्राइक, ये जितने मतलब ऑलरेडी हड़ताल नाम से जो फेमस है, ये सब तो ऑलरेडी है ही। सारे को बॉयकॉट करना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इलेक्शंस, अपॉइंटेड ऑफिशियल्स को भी बेसिकली डिनाई करना और खुद के छोटे विन को ज्यादा सेलिब्रेट करना। अब ये जैसे इस इलेक्शन में कम संख्या लाए, उसको सेलिब्रेट बहुत ज्यादा किए। तो ये भी एक परसेप्शन बनाता है बेसिकली कि हम लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। तो हर छोटी जीत को बहुत बड़ा बनाना ताकि लोगों में ये विश्वास पैदा हो सके, नैरेटिव बिल्ड हो सके कि देखो रूलिंग गवर्नमेंट अपना विश्वास खो रही है धीरे 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 धीरे। ठीक है। एक जो फार्मर स्ट्राइक में मैंने देखा था, जो लंगर बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया था। अब लंगर का क्या कॉन्सेप्ट है कि लंगर जब आप फूड दे रहे हैं, तो फूड जैसे ही दे रहे हैं तो लोगों को क्या लगता है कि गवर्नमेंट के अलावा एक पैरेलल व्यवस्था है जो समाज को चलाती है, और देखो ये कितनी बेहतर व्यवस्था है कि लोगों का भोजन का ध्यान रख रही है। गवर्नमेंट तो कुछ भी ध्यान नहीं रखती। ये बहुत डीप जाता है लोगों के माइंड में, सिंपैथी जो है बेसिकली बहुत डीप जाता है, और ये गुस्सा भी बेसिकली पैदा करता है कि देखो इतने महीनों से या सप्ताह से भूखे बैठे हैं, इनको सताया जा रहा है, इन पर डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, और एक संस्था है जो देखो इतने लोगों के लिए लंगर ऑर्गेनाइज कर रही है। तो ये लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट में कि आपको, मतलब आप बोलेंगे डिलीवरेबल्स क्या, आजकल हम बोलते हैं ना कि ठीक है आइडियाज नहीं,
डिलीवरेबल क्या करें कि ये टूल किट हम दिखा पाए। तो डिलीवरेबल में ये है कि आपको पैरेलल फूड चेन, पैरेलल पैरेलल सपोर्ट इकोनॉमी आपको क्रिएट करनी है, ताकि वो प्रोटेस्ट सस्टेन करे और लोगों के मन में आप जगह बना पाए। तो ये आपको मतलब मेथड्स तो बहुत हैं, बट ये मूलतः इसी तरह के मेथड्स है। इवन बीबीसी वाली जो डॉक्यूमेंट्री बेसिकली जो दिखाई जा रही थी छोटे छोटे एरिया में कि हाँ यहाँ पर 50 लोग बैठे हैं, तो ये जो थिएट्रिक्स है, मतलब इसको इन्होंने लिखा है गुरिल्ला थिएटर्स। ठीक है कि आप स्प्रेड करो और छोटे छोटे जगह पर कम लोगों के साथ जो है आप एक डॉक्यूमेंट्री चलाओ, लोगों को बताओ कि कैसे जो ये सरकार है ये बेसिकली रूल अनडेमोक्रेटिक वे में कर रही है। ये तो ठीक है। हाउ टू स्टार्ट अ रेवोल्यूशन इसमें किताब तो हाउ टू स्टार्ट अ रेवोल्यूशन ये है, और इसमें है 198 मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मान लीजिए एक वो लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जी और एग्जाम्पल आज का ही ले लेते हैं जिस प्रकार से आज का चल रहा है। आपने अभी रेफर किया कि किस तरह से बांग्लादेश में किया गया। बांग्लादेश में तो फिर वायलेंस ट्रिगर किया गया, और वो उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए हसीना वाजेद को इससे बचना होता तो उसको क्या करना चाहिए था। बचने के लिए सबसे पहले ये जैसे पहले तो मीडिया होती है कि जो बातें आ रही हैं उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि इसका फंडिंग एजेंसी कौन है, सबसे बेसिक। हम्म, क्योंकि मोटिव वहां से पता चलता है कि ये किस मोटिव से कार्य कर रहा है। ठीक है, देश में कुछ बुरा हो रहा है, उस बुरे को हटाने के लिए कोई लिखा जा रहा है, जैसे भारत में मान लीजिए ब्रिटिश है, तो उसको हटाने के लिए बहुत लोग आए। ठीक है, गरम दल नरम दल, तो वहां चलिए एक मोटिव है कि एक फॉरेन पावर बैठी हुई है, इसको हटाना है। लेकिन अगर मोटिव कुछ और है, पैसे आ रहे हैं बाहर से, फंडिंग आ रही है बाहर से, तो बाहर वाला व्यक्ति क्यों इतनी दान दक्षिणा कर रहा है उस न्यूज को लिखवाने के लिए। आप सबसे पहले फॉरेन फंडेड एनजीओ पे बेसिकली नजर रखते हैं, क्योंकि स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में जो मार्क्सिस्ट बेसिकली आइडियोलॉजी है वो बताती है कि सिविल सोसाइटी होती है, और आज के टर्म में सिविल सोसाइटी एनजीओ है। ठीक है, तो जो एनजीओ है वो नर्चर करती है ग्राउंड को, कई वर्ष लगाती है वो चाहे आप नर्मदा बचाओ आंदोलन को आप देख लें, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कैसी एनजीओ है, वो समाज सेवा कर रही है कि फॉरेन फंडेड बेसिकली जो बैड जो तो भी उनका मोटिव है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप हसीना वाजेद हैं और ये बांग्लादेश पे ये हो रहा है, आप इससे सक्सेसफुली निपटना चाहते हैं, तो क्या स्टेप्स हैं? आ, हो चुका था उसके पहले सर, राइट, जो हाँ, उसके हो पहले। चुका है। हाँ भाई, हाँ, हसीना हो वाजेद चुका, ने क्या गलतियां की हैं वो तो हमको पता है। राइट। जिस तरह तो से जो पहले तो हसीना ने जो जी गलतियां की, और जी वो स्टार्ट होती है इलेक्शन से, इलेक्शन को वो डीलेजिटिमाइज करना चाहते थे, हसीना ने एक तरह से उसको डीलेजिटिमाइज होने दिया। उसके बाद फिर उन्होंने अपना वो मूवमेंट चलाया, मूवमेंट चला के फिर उसको जो है वो जो भी खाद पानी मिलना था वो मिला। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो एक जज को लाके वो एक ऑर्डर कराया, और उसके साथ में फिर वायलेंस भड़काया। वायलेंस को दबाने के लिए और वायलेंस का, बहुत ज़बरदस्त वायलेंस का यूज़ किया गया। आर्मी ने नहीं माना तो फिर वो अपना जो काडर था उसका उन्होंने यूज़ कर लिया। तो अगर इसको कैसे डिफरेंटली करते हैं कि ये सिचुएशन हैंडल हो जाती है। इसका अभी इसके बाद फिर हम मोदी जी का भी एग्जांपल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो सर ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत लंबे से बेसिकली वो बिल्डअप हो रही थी, जो या तो हुँ, रिजर्वेशन का यदि मामला बोल दे, या जमाते इस्लामी का जो बेसिकली इनफिल्ट्रेशन है आर्मी में, या तो जो आइडियोलॉजी है समाज में, ये जो जॉय बांग्ला से बेसिकली इस्लामिक स्टेट की तरफ जो ये मूव कर रहा है, तो ये बिल्कुल
हसीना, शेख हसीना के बेसिकली जो उनके पिताजी का जो आइडियोलॉजी है उसके पूरा विरुद्ध है। तो उनको पता है कि एक आइडियोलॉजी अगर समाज में चेंज होगी तो उसकी जो हेजेमनी है, बेसिकली उसका जो प्रभुत्व है, प्रभाव घटेगा। तो आपको तो पहले जो इनफिल्ट्रेशन था आर्मी में, बेसिकली आपको वो ध्यान रखना था जो सद्दाम हुसैन ने एक टाइम में की कि यूएस का जो भी सीआईए बैक्ड है तो उसको मुझे ढूंढना है, या यूएसएसआर बेस्ड मुझे ढूंढना है। पहले तो विचारधारा कहाँ से पनप रही है, उन संस्थाओं पे आपको ध्यान रखना था सबसे पहला। दूसरा, रिजर्वेशन वाला जो मुद्दा था, वो उन्होंने, ठीक है कि फ्रीडम फाइटर थे तो उस समय उनको दिया गया, बट कई पीढ़ियों बाद जो भी डिसीजन उन्होंने लिया तो उन्होंने अपने वोट पॉलिटिक्स के लिए ही बेसिकली एक तरफ जो भी निर्णय लिया। तो उनको ये जानना था कि इसमें मेरी इकोनॉमी भी जा रही है, स्टूडेंट में रोष है, तो मुझे इकोनॉमी पे काम करना है, मुझे ये डिसकंटेनमेंट जो है, बेसिकली जो गुस्सा है, इसको शांत करने के सारे उपाय पे ध्यान देना है, मुझे एब्रप्ट डिसीजंस बेसिकली नहीं लेना है। तो जो मैंने एनजीओज का नाम लिया, तो ये कई वर्षों से बेसिकली जो एनजीओज हैं, ये जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो प्रोफेसर्स हैं, टेक्निकली यही तैयार करते हैं और कई वर्ष लगते हैं। इसलिए इसका नाम पीसफुल रिजीम चेंज मेथोडोलॉजी हम बोलते हैं, कि ये पता नहीं चलता, बस हमें इम्पैक्ट दिखता है कि नहीं शेख हसीना ने ऐसा किया तो ऐसा ऐसा। वो बेसिकली पैनिक डिसीजंस है, वो डिसीजंस उस वजह से हुए जिस वजह से ये ग्राउंड तैयार किया गया। तो ये आप देखेंगे, अगर उन्हें इस चीजों पे ध्यान देना था, सिर्फ यूएस और इंडिया और चाइना से जो भी रिलेशन वो बिल्ड कर रहे थे, सिर्फ फॉरेन रिलेशन से आपकी बातें नहीं होती, आपको इंटरनल जो सिक्योरिटी है उस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कौन से फॉल्ट लाइन्स है टेक्निकली। अच्छा, अब इसी का हम इधर आते हैं और जरा चर्चा कर लेते हैं। जो किसान आंदोलन था वो लगभग इसी प्रकार का था। बिल्कुल। और जी। तो वो किसान आंदोलन जो था, बहुत सारी और भी चीज़ें थी, वो उसको सफलतापूर्वक उन्होंने डील किया, जबकि लोग बहुत परेशान भी हुए। तो इसमें क्या उनको पता था कि रिजीम चेंज का मामला चल रहा है? पता था कि नहीं ये तो मुझे नहीं आइडिया, बट जो ध्यान से यदि आप देखेंगे कि इसमें मूल ये ध्यान दिया गया था कि ये वायलेंस में कन्वर्ट ना हो, फार्मर प्रोटेस्ट। क्योंकि वायलेंस में जब कन्वर्ट होता है तो बेसिकली मूवमेंट ही डिरेल हो जाता है। ये जो पीसफुल रिजीम चेंज का जो पूरा मेथोडोलॉजी है, तो जो शाहीन बाग में नहीं हुआ, फार्मर प्रोटेस्ट में इन्होंने बहुत हद तक मेंटेन रखा। लेकिन बेसिकली ये ब्लैकमेलिंग है कि हम रोड ब्लॉक करेंगे, आपका जो ट्रेड, बेसिकली जो पूरी इकोनॉमी चल रही है, ये जो हाईवेज हैं, वहां से आपको हम ब्लैकमेल करेंगे, झटका देंगे और आपको फोर्स करेंगे कुछ डिसीजंस लेने के लिए। राइट। पहले जला के करते थे, गाड़ियां जलाते थे। राइट। पहले तो मुझे ये लगता था कि ये ह्यूमन बिहेवियर है, एनिमल इंस्टिंक्ट है कि लोग गाड़ियां जलाते हैं और राइट आगजनी करते हैं, घरों को जलाते हैं। लेकिन ये बेसिकली टेक्निक है, प्रॉपर रिटेन टेक्निक है जो सिखाई जाती है। तो राइट्स आर प्लान्ड थिंग, इट्स नॉट जो बोला जाता है कि बड़ा रैंडम है, ये जो भीड़ जो है बहुत उग्र हो गया, ऐसा नहीं होता। राइट इज ऑलवेज अ प्लान्ड थिंग। विक्रम सूद सर भी यही कहते हैं, जो रॉ में चीफ रहे। तो यहाँ पर ब्लॉकेड्स करना, पोस्टर्स का प्रयोग करना, फ्लैग्स का प्रयोग करना, टेंट बनाना, संगीत गाना, राइट, उसमें सिख एंगल, रिलीजियस एंगल को लाना, लंगर को लाना, ये जितना भी तरीका है, एक पूरा ह्यूमन एंगल दे देना बेसिकली। मतलब पॉलिटिकल को सोशल में पहले कन्वर्ट करो, सोशल को ह्यूमन या इमोशनल वे में थोड़ा बेंड करो, क्योंकि बेसिकली लोग जो हैं वो ट्रू और फॉल्स को जज नहीं करते हैं, लोग भावनाओं में जज करते हैं। राइट। तो वहां पर जो है वो ये दिखता है कि पीसफुल रिजीम चेंज के ये मेथड्स जो है वो प्रयोग कर रहे हैं। और मीटिंग्स में भी नहीं जाना, सॉल्यूशन में भी नहीं है, मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होना, सिर्फ ये बोलना है कि ये फार्मर के अगेंस्ट ये सरकार है, मतलब ये किसान विरोधी सरकार है, ये जो बात है, ये बात निकल के आनी चाहिए। जी। और इस समय जो मूवमेंट चल रहा है इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध, वोट चोरी और ये सब, इसको जो है आरंभ से करें कि सबसे पहले तो
चौकीदार चोर है, ये चलाया गया। राइट। उसके बाद फिर अ, मोदानी अडानी के साथ में चलाया गया। तो पहले 2019 के पहले ये चल रहा था, फिर 2024 के पहले ये अडानी वाला चलाया गया। लेकिन 2019 में उनको बहुत शायद ये आशा थी कि लोग थक गए होंगे मोदी सरकार से, तो इसलिए मोदी सरकार अब हार जाएगी, और जो 2014 में जो कुछ हुआ वो एक अपवाद था, वो सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, एक अपवाद था। ठीक है, लोग थक गए थे कांग्रेस से, तो उनको पूरी आशा थी कि 2019 में वो जीत जाएंगे। 2019 में वो नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर आपने देखा शाहीन बाग हुआ, फिर उसके बाद फिर आपने देखा कि वो किसान आंदोलन हुआ, और शाहीन बाग में भी और किसान आंदोलन में भी एक असीमित धैर्य का परिचय दिया गया, जिससे कि मोदी जी के मोदी जी का जो सपोर्ट सिस्टम था उसमें निराशा पैदा हुई, सही पूछिए तो। और मुझे लगता है कि 2024 में जो परिणाम आया, वो जो सपोर्ट सिस्टम था, जो मोदी जी के वोटर्स थे, वो चाहते थे कि इनकी ठुकाई की जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन वायलेंस भी रुका, और अल्टीमेटली ऐसी स्थितियों में उन्होंने अपने किसान बिल वापस ले लिया। उससे भी बड़ी निराशा हुई, जो मोदी जी का जो सपोर्ट सिस्टम था उसमें। फिर चलते हैं आगे, तो फिर वो अडानी पे आ गए। फिर उन्होंने उसको अडानी पे लागू किया, और उनको मुझे लगता है कि उम, कुछ सफलता भी मिली। जिस प्रकार से मोदी जी की सीटें घट के 240 हो गईं, 303 से। तो कुछ सफलता भी मिली, लेकिन इस सफलता का कारण मुख्य रूप से, मुझे जो मेरा आकलन है वो ये है कि मोदी जी के वोटर्स थे, उनको ये लगा कि साहब कि जितनी मोदी जी के पास इतना सपोर्ट था, इतनी शक्ति थी, उसका उन्होंने पूरा उपयोग नहीं किया। लेकिन फिर भी सत्ता उनसे दूर रही, तो अब जब सत्ता दूर रही, तो अब ये फिर से टूल किट लेके आए। जी। जी। तो जब अडानी वाला मैटर हो रहा था, तो आप ध्यान से देखिएगा कि अब जैसे अडानी है, वो बंगाल में भी इन्वेस्ट कर रहे थे। तो ये बेसिकली अगर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो ये देश के लिए नहीं सोच रहे। एक जगह अडानी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो वाला बात नहीं बताएंगे, दूसरे जगह एसोसिएशन क्रिएट करेंगे। पहला तो ये। दूसरा, ईवीएम पे जब आया, तो एक जगह जब जीतेंगे तो फिर ये ईवीएम भूल जाएंगे, और जहां हारेंगे फिर वहां पे ईवीएम आएगा। तो एक ही जगह पर दो तरह की बात रखना, ये इसमें आपको दिखाई देता है। अब इलेक्शन चोरी भी है, तो इसमें सेलेक्टिवली वो एरिया रीजंस को बताए जहां पर वो नहीं है या मेजोरिटी में नहीं है। अब मालेगांव जैसे आता है, या कई भी ऐसे रीजंस है जहां पर, तो सेलेक्टिव बेसिकली डेटा को बाहर लाना और सिलेक्टिव डेटा को छिपाना। तो ये दिखता है कि ये कर क्यों रहे हैं, राइट। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि भारत की एक किसी संस्था पर चोट पहुंची है, उन्हें बस डीलेजिटिमाइज करना है रूलिंग गवर्नमेंट को। और इलेक्शन वाली जो बात है, बेसिकली हम लोग के तरफ भी जो ईस्टर्न इंडिया है, जैसे बिहार, बंगाल, झारखंड है, तो एक पॉलिटिशियंस को एक बात बहुत अच्छी से पता होती है कि एस्पिरेशंस बढ़ते हैं, लोगों के एस्पिरेशंस चेंज होते हैं। तो यदि आप पूरा कर दोगे लोगों के एस्पिरेशन, तो उनके नए एस्पिरेशंस जागते हैं, और उसको मेंटेन करना बड़ा कठिन काम है, और उसके बाद तुम हार सकते हो। पिछड़े रहेंगे तो एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा बड़े नहीं होंगे, और आप कंटिन्यू 10 साल, 15 साल, 20 साल तक राज कर सकते हो। तो जो हम एंटी इनकम्बेंसी या बहुत सारी बातें जो कहते हैं, तो जब आप पूरी करते हो लोगों के उम्मीद, तो लोगों की उम्मीद और बढ़ती है कि अब आप ये करेंगे, और वो जब नहीं हो पाती है तो वो डाउनफॉल दिखता है। तो अच्छा काम करने का ये एक ड्रॉबैक है कि काम यदि आप करोगे तो और लोग काम मांगेंगे कि अब ये भी काम हमें चाहिए। तो ये एक जो ईस्टर्न इंडिया में नहीं रहा है तरीका काम करने का, और इसलिए भी लंबी सरकारें रही हैं कि आप पूरा करोगे तो और लोग मांगेंगे। और ये ह्यूमन बिहेवियर, वो संतुष्ट नहीं हो सकता, बेसिकली वो और मांगेगा। तो अब ये यहाँ पर तो पूरा सर, जो मैं देखा कि अब
आईआईसी की भी फॉर्मेशन जब मैंने देखी कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाया ही क्यों गया था दिल्ली में, तो वो था कि रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन डायरेक्ट जवाहरलाल नेहरू के ऑफिस तक एक्सेस कर पाए, इसके लिए एक जगह है कि सीधे कॉर्पोरेट सीधे डील कर पाए। तो जो विदेशी पावर्स का, कॉर्पोरेट्स का इन्फ्लुएंस है, उसके लिए बनाया गया, और जो आज तक रहा। भारत में बहुत सारी एनजीओज हैं जो फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन सपोर्ट करती है। और क्योंकि मैं फार्मिंग इंडस्ट्री में बहुत समय तक रहा, आज भी हूँ, एनजीओ के साथ भी देखा, तो हमने देखा कि यहाँ पर भी दो गुट बटे हुए हैं। एक कहते हैं जिन्हों जैसे 3,000 एनजीओ की फॉरेन फंडिंग बंद हुई, एक नियम बनाया गया, बहुत लोगों को नहीं पता कि बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में आपको एक एसबीआई अकाउंट बनानी पड़ेगी। अगर आप एफसीआरए है, आप विदेश से पैसा ले रहे हैं, हुँ, तो टेक्निकली हुँ, इसका मतलब ये था कि हम ये 3,000 एनजीओ के पैसा को ट्रैक कर रहे हैं कि आ कहां से रहा है, राइट। हुँ, तो हुँ, इससे एनजीओ में एक भेद बन गया कि देखो, ये जो गवर्नमेंट है ये एंटी डेवलपिंग सेक्टर है। बेसिकली एनजीओ को अच्छे भाषा में आजकल बोला जाता है डेवलपिंग सेक्टर, राइट। तो पूरे एनजीओ को विरोधी बनाओ, और क्योंकि हर एनजीओ 1,000, 10,000, 100 आदमी से जुड़ा ही होता है, तो पेनिट्रेट करो इन बातों को कि ये जो सरकार है वो लेजिटिमेसी इसकी नहीं है। ये देखो, गरीब के विरोध में है, तभी हमारी फंडिंग बंद हो गई। फंडिंग बंद हो गई। अब यूएस एड भी देखिए, ये जो अभी रिसेंट इवेंट है, यूएस एड के बंद होने के बाद कई चीजें पता चली कि कई प्रोटेस्ट हो क्यों नहीं पा रहे हैं अब, राइट। मतलब हुँ। ये आपको दिखता है कि ट्रम्प के आने के बाद जब यूएस एड बंद हुआ, तो मतलब सोर्स क्या था बेसिकली, सीरीज। और इस मेथड का एक ये भी पार्ट है कि एक प्रोटेस्ट को लंबा मत खींचो, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। इतने प्रोटेस्ट पैदा करो हर 3 महीने, हर 6 महीने में, कि एक तो पैनिक क्रिएट हो, लोगों को मजा आता रहे। क्योंकि लेफ्टिस्ट का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू कि लोगों को अगर मजा नहीं आ रहा है तो लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, गॉसिप नहीं करेंगे। तो तुम इस चीज को चेंज करो। आज फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हो, कल तुम्हें नया कुछ करना होगा, परसों तुम्हें कुछ नया करना होगा, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं और आप मीडिया से बाहर हो जाते हो। तो ये भी एक तरीका ही है। अब चाहे उसमें रिहाना की एंट्री हो, अब एक रिहाना अचानक से भारतीय फार्मर के बारे में कैसे सोच रही है, ये आम व्यक्ति को भी समझ में आ जाता है, राइट। तो यहां से लोगों को दिखता है। या फिर आ, आप देखेंगे ग्रेटा का जो गलती से जो टूल किट बेसिकली अपलोड हो जाता है, तो वहां से ये एक पब्लिक मैं डोमेन में मेरे बात आ जाती है। जी, मेरे सामने ये आर्टिकल खुला हुआ है 198 मेथड्स, और जी, इसमें मैं देख रहा था कि अलग-अलग इसमें है। पहला, द मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट एंड परसुएशन, ये इसका पहला चैप्टर है। राइट, फिर उसके बाद है इसमें मेथड्स ऑफ सोशल नॉन कोऑपरेशन। ये सोशल नॉन कोऑपरेशन जो है, वो स्टूडेंट स्ट्राइक्स भी है इसमें, विथड्रॉल फ्रॉम राइट, सोशल इंस्टीट्यूशन है, विथड्रॉल फ्रॉम सोशल सिस्टम है। मुझे लगता है ये जो पूरा जो कास्ट का नैरेटिव बनाया जा रहा है, वो इसी से इंस्पायर्ड बिल्कुल, है। बिल्कुल, फिर तीसरा इसमें चैप्टर है द मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक नॉन कोऑपरेशन। ये इकोनॉमिक नॉन कोऑपरेशन बहुत इनका सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ना तो ये इन्होंने वैसे तो किसान आंदोलन वाला किया था, बट इट वाज़ वेरी लिमिटेड। खाली पंजाब के किसान थे उसमें, और कोई था नहीं। और ये मेरे ख़्याल से इंडिया का जो साइज़ है, वो उससे वजह से भी इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। हुँ, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, एक्शन बाय होल्डर्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज़, तो उसमें तो बिज़नेस इनके साथ में है नहीं, क्योंकि इसमें ऐसी राइट, चीज़ें दी हुई हैं, विथड्रॉल ऑफ बैंक डिपॉज़िट्स, रिफ्यूज़ल टू पे फीस, ड्यूज़ एंड असेसमेंट्स, रिफ्यूज़ल टू पे डेट्स और इंटरेस्ट, severance of funds and credit, revenue refusal। यहाँ तक ये पहुँच इसलिए भी नहीं पा रहे हैं शायद कि इनको किसी भी तरह से बिज़नेस का और पब्लिक का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी इज़ डूइंग वेरी वेल। राइट। हालाँकि वही अगर मैंने आप बोला सर, देखें तो ये इकोनॉमी। केजरीवाल का बिल्कुल, मेथड अगर आप देखें, तो केजरीवाल ने इस तरह का किया था कि तुम अपने बिजली के बिल मत दो, तुम पानी के बिल मत दो। इस तरह का काम उसने किया था एक बार। फिर उसके बाद है द मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक नॉन कोऑपरेशन, द स्ट्राइक। फिर स्ट्राइक आ जाते हैं, स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स बाय स्पेशल ग्रुप्स,
industrial strikes, restricted strikes, multi-industry strikes, combination of strikes and economic closure. बेसिकली अगर आप यूरी बेजमेनोव का देखें, राइट, यूरी बेजमेनोव जो कहता है ना कि पहले आप डीमोरलाइजेशन कीजिए, डिमोरलाइज करते हैं, यस, पहले आप डीमोरलाइज कीजिए, फिर डीस्टेबलाइज कीजिए, फिर क्राइसिस क्रिएट कीजिए और क्राइसिस के टाइम पे टेक ओवर कीजिए, और उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब अब आपके हाथ में सत्ता है, अब आप सबके अधिकार सब छीन के और डिक्टेटरशिप लागू कर दीजिए। लागू कर देंगे। द रियल डिक्टेटर कम्स आफ्टर दिस। आफ्टर दिस फिर इसमें है द मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल नॉन कोऑपरेशन। तो इन्होंने पहले जो मेथड्स हैं, सोशल नॉन कोऑपरेशन, इकोनॉमिक नॉन कोऑपरेशन, स्ट्राइक्स वगैरह, ये सब छोड़ के सीधे पॉलिटिकल नॉन कोऑपरेशन पे पहुंच गए हैं राहुल गांधी। तो ये जो इन्होंने लीप फ्रॉग किया है पूरा सिस्टम, मुझे लगता है यही इनकी जो असफलता का कारण है, क्योंकि ये जो अभी जो बात इसमें है, रिजेक्शन ऑफ अथॉरिटी, ये लोग कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, फिर सिटीजन्स नॉन कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट, बायकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज, बॉयकॉट ऑफ इलेक्शंस। बायकॉट ऑफ इलेक्शंस करेंगे क्या ये? क्या सोचते हैं? इसमें इसकी जो टूल किट्स है इसमें तो लिखा हुआ है बायकॉट ऑफ इलेक्शंस अगला स्टेप होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? राइट। अभी एक जो लाइन आई थी सर, वो माचिस और पेट्रोल वाली, तो आप मान के चलिए कि वो जो एनआरकी वाला जो केस है, ये इससे ही संबंधित है कि हम लेजिटिमेट तरीके से अब पावर में नहीं आएंगे। बस एक ही तरीका है कि आग लगा दो, संस्थानों को आग लगा दो। और जो गाली गलौज का भी जो भाषा है, वही है। इलेक्शंस को नहीं मान रहे ना, मतलब सीधा बोल रहे हैं कि टेक ओवर करो, जैसे शेख हसीना के घर को आप जैसे टेक ओवर करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो तो यही बेसिकली तरीका है कि कूप करना है सिविलियन के थ्रू, लोग जो है जा करके वो कूप करें। और आउटकम आप देखिए कि वो जिया नहीं बनती है, वो बनते हैं अचानक से मोहम्मद यूनुस, तब लोगों को पता चलता है। और जो विकीलीक्स बेसिकली डॉक्यूमेंट जो लीक हुई थी बहुत पहले, तब पता चलता है कि उस समय ही प्रॉमिस किया गया था मोहम्मद यूनुस को कि तुम्हें हम सपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए वो पूरा नोबेल प्राइज और जो पूरा है कि एसएचजी ग्रुप का जो हम कहते हैं, तो पहले हीरो बनाना ताकि लोगों के मन में लेजिटिमेसी हो, तभी आप बैठा सकते हैं पपेट को। हम्म और फिर इसमें जो है लास्ट चैप्टर है इसका, वो है दी मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंट इंटरवेंशन। यस, लिखा तो इंटरवेंशन है, लेकिन इसमें फिजिकल इंटरवेंशन वगैरह, कहने को नॉन वायलेंट है लेकिन दे आर क्वाइट वायलेंट। राइट, राइट। कहीं ये बेसिकली इसका पूरा एग्जाम्पल अगर केस स्टडी देखें तो अरब स्प्रिंग वही है सर। मतलब अरब स्प्रिंग में इन्होंने क्या बोला कि हम डिक्टेटर को हटाएंगे। टूनिशिया से वो केस स्टार्ट होता है और 11 देश में से 10 को ये बर्बाद कर दिया। मतलब ऑलरेडी वो सोसाइटी अच्छे से गवर्न हो रही थी, ठीक है, ह्यूमन राइट्स नहीं थे अच्छे, बट अभी गवर्नमेंट ही नहीं है। सीरिया की जो स्थिति है, ये सब इसी बुक का सर देना है, क्योंकि ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं है। आई थिंक मोर देन 50 लैंग्वेज में इन्होंने ट्रांसलेट की, बांटी पूरे दुनिया में, ताकि लोगों को लगे कि दे आर डूइंग समथिंग रेवोल्यूशनरी, वो बदलाव ला रहे हैं। और रिजीम चेंज आप देखिए, कोई भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म एक गवर्नमेंट नहीं आ रही। जब भारत का अगर बोलेंगे तो भारत में हुई सांस्कृतिक चेतना हुई, सामाजिक चेतना हुई, तब हम बोलते हैं पॉलिटिकल। ये पॉलिटिकल को पॉलिटिकल से जब करते हैं तो सीधा केओस ही आपको दिखता है। तो पूरा मिडिल ईस्ट में जो अरब स्प्रिंग है वो इसी बुक का देन है टेक्निकली, यदि आप इसका देखेंगे आप। ओके, हाँ, क्योंकि इसमें है ना सब, इसमें तो इन्वेजन राइट, भी लिखा हुआ है, नॉन राइट, वायलेंट राइट। रेड्स, नॉन वायलेंट एयर रेड्स, नॉन वायलेंट इन्वेजन, नॉन वायलेंट इंटरजेक्शन। अब इसमें से कोई भी चीज नॉन वायलेंट नहीं हो सकती। ऑक्सीमोरोन टेक्निकली। एक जगह म्यूटिनी भी नॉन मिलेगी सर वायलेंट, आपको लिखे हुए। म्यूटिनी भी लिखी हुई है एक जगह, म्यूटिनी लिखी हुई नॉन है, ये भी वायलेंट इस। ऑब्स्ट्रक्शन, नॉन वायलेंट ऑक्यूपेशन, पॉलिटिकल इंटरवेंशन। डुअल, और लास्ट है 198 है, डुअल सॉवरेंटी एंड पैरेलल गवर्नमेंट। पैरेलल गवर्नमेंट, यस।
तो अब हमारे राहुल गांधी हो सकता है पैरेलल गवर्नमेंट बना ले। तभी तो वो कर रहे थे ना केस आपकी, देखिए ये हम जीते हैं, और वो कौन है राइट। वो आपके बनारस वाला एमपी, वो अपनी शोभा यात्रा निकाल रहा था कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ये भी मेथड में है ना कि आपको सेलिब्रेट, छोटा कुछ भी है उसको बहुत बड़ा बनाना है मतलब सेलिब्रेट करना है उसको। हम्म। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि भाई ये जो आपके ये 198 मेथड्स वाली जो बात है, ये आपको गूगल पे मिल जाएगी। ये सुलभ है, थोड़ा सा सर्च करेंगे आपको तो ये पूरे 198 मेथड्स मिल जाएंगे। तो नीचे आप लोग जो भी देख सकते हैं इसको देखें, और फिर आप अपनी कमेंट्स में भी हमको बताएं कि भाई जो हमने डिस्कस किया है वो आजकल की जो सिचुएशन चल रही है उस पे किस तरह से लागू होता है, और आगे ये क्या फॉर्म ले सकता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा रवि सिंह जी को, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।